डी के न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल से करते हैं हमने शुभारंभ। दोस्तों पहला न्यूमेरिकल आपसे क्या कहना चाह रहा है, एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। दोस्तों एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर में जो टेम्परेचर होता है वो होता है इतना 273 केल्विन, और जो प्रेशर होता है वो होता है 1 atm। ओके, atm को यदि आप चाहो 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को बोला जाता है पास्कल। ओके जी, इस तरह से आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। अभी देखते हैं रेशो पूछा गया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो नाम से समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूलर वॉल्यूम मतलब जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें उनका वॉल्यूम। तो एसटीपी पर किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो Na के इक्वल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू इतनी होती है। और इसकी यूनिट क्या होगी, ये तो नंबर है ना बेटा, इसकी यूनिट क्या हो सकती है, नहीं हो सकती ना। नंबर की क्या यूनिट होगी, नंबर है तो नंबर है, बस ठीक है जी। तो अभी देख लेते हैं एक्चुअल वॉल्यूम। तो भाई जो अपने मॉलिक्यूल होंगे उनको स्फेरिकल शेप का माना जाएगा। तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 3.14। और रेडियस आपको दे रखी है यहाँ पर, डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू बी 3 एंगस्ट्रम। यदि डायमीटर इतना है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.5 एंगस्ट्रम। और 1.5 एंगस्ट्रम की वैल्यू होती है, एंगस्ट्रम को बोला जाता है, एंगस्ट्रम को यदि आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो आ रहा है वो इतना आ रहा है 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब, रेडियस का क्यूब, रेडियस है इतनी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। मुझे चाहिए एसटीपी पर जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उनका वॉल्यूम, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एसटीपी पर मॉलिक्यूल होते कितने उनसे। तो एसटीपी पर दोस्तों एसटीपी पर मॉलिक्यूल कितने होते हैं इतने, 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये आया टोटल मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, टोटल मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। दोस्तों ये टोटल मॉलिक्यूलर वॉल्यूम आ गया। अभी मुझे क्या चाहिए, एक्चुअल वॉल्यूम। तो एसटीपी पर दोस्तों कोई भी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर, और 1 लीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इतना मीटर क्यूब कोई भी गैस ऑक्यूपाई करती है एसटीपी पर। आपको इन दोनों का रेशो पूछा था, तो आपको करना क्या है, इसका रेशो लेना है किसके साथ, इसके साथ दोस्तों इस जमाने को यहाँ हो गया। इसकी यूनिट क्या आएगी, रेशो की यूनिट क्या आएगी, कुछ नहीं आएगी। ऊपर भी मीटर क्यू में चीज़ें चल रही, नीचे मीटर क्यू में ये से ये कट जाएगा, सिंपल इसका रेशो निकाल देना दोस्तों। कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा दोस्तों, आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलर वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी। ओके शो दैट इट इज़ 22.4 लीटर। आपको ये पूछा गया है कि आप हर बार बोलते हो कि एसटीपी पर कोई भी गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। आप इसको आज प्रूव करके दिखाओगे ये 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो कैसे प्रूव करेंगे अपन, PV इक्वल टू nRT। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे किसका वॉल्यूम किसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, 1 मोल का। इसने यही बोला है कि 1 मोल का, तो इससे ही निकालना पड़ेगा अपने को। तो वॉल्यूम कैसे आएगा, इससे nRT/V करके दोस्तों, nRT/P करके। n मतलब नंबर ऑफ मोल, 1 मोल का वॉल्यूम। R मतलब 8.314 जूल पर मोल केल्विन। और ये क्या है यहाँ पर, ये इसकी यूनिट देखोगे तो ये है 1 मोल, यूनिट साथ में लिखते जाओ तो मोल से मोल कटेगा। टेम्परेचर कितना होता है भाई एसटीपी पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका शास्त्रों में मतलब होता है 273 केल्विन, ठीक है। 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन। प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर,
1 एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से वॉल्यूम आता है 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। और यही तो 22.4 लीटर है दोस्तों। इसी को तो 22.4 लीटर बोल सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो वही वैल्यू आ जाती है जो अपने को चाहिए है। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करके यहाँ से वॉल्यूम इतना आता है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम STP पर कितना होता है, 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर 13.8 शो द प्लॉट PV वर्सेस T फॉर। ये जो PV वर्सेस T डायग्राम दे रखा है किसके लिए, इतने केजी ऑक्सीजन के लिए, इतना केजी मास दे रखा है 10⁻³ kg। यदि ये आपको चाहिए ग्राम में दोस्तों, तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 10⁻³ ग्राम। तो यहाँ से मास जो आया 1 ग्राम। 1 ग्राम आपको ऑक्सीजन गैस दे रखी है एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, 2 डिफरेंट टेम्परेचर, एक T1 एक T2 है, ठीक है। वॉट डज द डॉटेड प्लॉट सिग्निफाई। यहाँ पर ये डॉटेड प्लॉट है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो PVIT का ग्राफ है, आइडियल गैस दे रखी है। तो क्या अपन ये आइडियल गैस इक्वेशन देख सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल देख सकते हैं। यदि PVIT को दोस्तों देखा जाए, उसकी वैल्यू कितनी आती है, N/R। N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। जब मास इसने दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए कांस्टेंट। कैसे निकालोगे दोस्तों, नंबर ऑफ मोल निकालने होते हैं तो वो होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। या मॉलिक्यूलर वेट कैसे है, मास कितना है 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का कितना होता है 32। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल आ गए। तो ये तो वैल्यू फिक्स है ना, एन की वैल्यू कांस्टेंट, आर तो एक कांस्टेंट होता ही होता है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से PVIT की वैल्यू कुल मिला के कॉन्स्टेंट आ रही है, N/R कॉन्स्टेंट है ना ये। तो ये देखो ये लाइन क्या सिग्निफाई कर रही है, डॉटेड लाइन क्या सिग्निफाई कर रही है कि PVIT की वैल्यू कांस्टेंट है। और PVIT की वैल्यू कांस्टेंट किसके लिए होती है, दोस्तों, PVIT की वैल्यू कांस्टेंट आइडियल गैस के लिए। तो मतलब डॉटेड लाइन आइडियल गैस को सिग्निफाई कर रही है। ये बात तो क्लियर हो गई, कि डॉटेड लाइन क्या सिग्निफाई कर रही है, डॉटेड लाइन सिग्निफाइज द आइडियल गैस। तो पहला पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट है विच इज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है, क्या T1 ग्रेटर देन T2 है या T2 ग्रेटर देन T1 है। देख लेते हैं भाई। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो कोई रियल गैस होती है वो आइडियल गैस को अप्रोच करती है। तो इनमें से ये एक ब्लू वाला कर्व है, एक रेड वाला कर्व है, रेड तो नहीं है, पर्पल तो नहीं है यार, ये पिंक कलर मान लेते हैं, चलो इसको रेड और पिंक का कॉम्बिनेशन वाला कलर जो है वो तो भाई आइडियल गैस से दूर दिख रहा है, और जो T1 टेम्परेचर है वो आइडियल गैस के पास दिख रहा है। तो बताओ इन दोनों में से कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से तो T1 की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए T2 से। आपकी क्या राय है दोस्तों, दोनों आपकी क्या राय है। आपकी भी यही राय होनी चाहिए यदि आप सही आंसर देना चाहते हो। क्यों, उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपकी जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो इनमें से कौन सी गैस ज़्यादा आइडियल गैस के करीब है, ये ब्लू वाली लाइन वाली। तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर ही रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो ये बात भी कहानी खत्म हो गई, टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब ये वाला पार्ट सही है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ PVYT वेयर कर्व मीट्स ऑन वाई एक्सिस। आपको जब ये कर्व वाई एक्सिस पर मीट कर रहे हैं मतलब इस जगह पर, तो PVYT की वैल्यू बतानी। तो दोस्तों यहाँ से अपन देख ही चुके हैं कि PVYT की वैल्यू क्या होती है, N/R। N इज़ द नंबर ऑफ मोल, जो कि अपन निकाल चुके हैं 1/32। 1/32 यूनिट क्या है, कुछ नहीं, यूनिट लेस है, मोल की यूनिट थोड़ी होती है, क्योंकि ऊपर भी मास ग्राम में ले लिया और मॉलिक्यूलर वेट भी ग्राम में आ गया, तो इससे ये कट जाएगा 1/32। आर की वैल्यू 8.314। ठीक है। तो यहाँ से ये तो मोल हो गए ना, ये मोल हो गए भाई, ये मोल है, एन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये 8.314 किस में, जूल पर मोल केल्विन में। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पर 1/32 मोल, तो मोल से मोल कट जाएंगे। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ रही है PVIT की
PVT की वैल्यू इतनी आ रही है और इसकी यूनिट है जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन में वैल्यू आ रही है 8.314 डिवाइड बाई 32। ये PVT की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये भी निकाल दिया। लास्ट पार्ट देखते हैं। इफ़ वी ऑब्टेन सिमिलर प्लॉट, यदि आपको ऐसा सिमिलर प्लॉट मिलता किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन सेम है, कितना 10⁻³ ऑक्सीजन का मास भी 10⁻³ था। पर इसने पूछा है फिर आपसे, वुड वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ PVT एट दैट पॉइंट वेयर कर्व मीट्स द वाई एक्सिस, जहाँ कर्व वाई एक्सिस को मीट कर रहा है उस जगह पे ऑक्सीजन के लिए वैल्यू कितनी आई, 8.314 डिवाइडेड बाई 32। तो ये पूछ रहा है क्या हाइड्रोजन के लिए भी सेम वैल्यू आती है दोस्तों। देख लेते हैं। PY2 की वैल्यू कितनी होती है, N×R। ओके, R तो कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट नहीं है, इसने मास सेम दे दिया, मास 1 ग्राम है, लेकिन मोल कैसे निकालती हूँ, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है दोस्तों, जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको 2 दे रखा है दोस्तों, तो ये वैल्यू अलग आएगी दोस्तों। PYT की वैल्यू इसके लिए डिफरेंट आएगी। क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल डिफरेंट हो जा रहे हैं भाई, नंबर ऑफ मोल डिफरेंट हो जा रहे हैं। भले ही मास सेम है लेकिन नंबर ऑफ मोल तो डिफरेंट है ना, क्योंकि मोल तो कैसे आते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। मास सेम भी हो गया तो मॉलिक्यूलर वेट तो अलग है ना, उसका 32 था, इसका 2 है, तो बिल्कुल ये वैल्यू डिफरेंट आएगी हाइड्रोजन के लिए। और इसका रीजन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों आ रही है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जो मॉलिक्यूलर वेट है उसकी वैल्यू अलग है। तो ठीक है, ये चारों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम जो है दोस्तों 30 लीटर है दोस्तों। 30 लीटर का मतलब इतना मीटर क्यों लिख दूं दोस्तों, कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी आपको। हैज़ एन, और एक जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है उसका वॉल्यूम इतना है और इसका इनिशियल गेज प्रेशर है, मतलब इनिशियल प्रेशर P1 मान लेते हैं, वो कितना है 15 ATM। ATM का मतलब इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये बात भी मैंने मान ली भाई। प्रेशर इनिशियल इतना, टेम्परेचर इनिशियल कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को आपको यदि केल्विन में लिखना हो तो 27 + 273 मतलब 300 केल्विन। टेम्परेचर आ गया, इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल वॉल्यूम है। ओके, आफ्टर सम टाइम ऑक्सीजन इज विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर, कुछ टाइम के बाद इस सिलेंडर जो है उसमें से ऑक्सीजन कुछ बाहर निकाल ली जाती है। बाहर यदि निकाल ली तो इसके बाद में क्या हुआ, क्योंकि अब यहाँ पर ऑक्सीजन के कम मॉलिक्यूल बचे, अंदर ऑक्सीजन के कम मॉलिक्यूल बचे, क्योंकि कुछ ऑक्सीजन आपने यहाँ से बाहर निकाल दी। यदि ऑक्सीजन के कम मॉलिक्यूल बचेंगे तो प्रेशर डाउन हो जाएगा, और कितना हो गया फाइनल प्रेशर, 11 × 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये फाइनल प्रेशर हो गया, आपका प्रेशर डाउन हो गया। एंड इट्स टेम्परेचर ड्रॉप टू 17 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब फाइनल टेम्परेचर जो हो गया 273 + 17 हो गया, मतलब 290 केल्विन हो गया। मैंने कहा ये भी ठीक है। एस्टीमेट, अच्छा वॉल्यूम कितना हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम, गैस में यदि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भरी हुई है और यहाँ से कुछ ऑक्सीजन गैस निकाल भी लोगे तो वो गैस हमेशा पूरा का पूरा वॉल्यूम जिसमें वो भरी हुई है उसको पूरा को ऑक्यूपाई कर लेती है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम तो इतना ही रहेगा। ओके, एस्टिमेट द मास ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट ऑफ द सिलेंडर, आपसे ये पूछा गया कितना ऑक्सीजन का मास इस सिलेंडर से बाहर निकाला गया है। तो पहले देख लेते हैं इनिशियल मास कितना था। तो इसमें P1 इक्वल्स टू NRT1 कितना है, P1 बेटा कितना है, V1 बेटा कितना है, NRT N × R × T 300। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इनिशियली। ठीक है, यहाँ से N1 आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स दोस्तों क्या होते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मतलब यहाँ से आपके पास मास आ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो ऑक्सीजन के लिए फिक्स हो गया 32, तो इनिशियल मास आ गया आपके पास, यहाँ से M1 की वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास देखो दोस्तों, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास N की वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, N की वैल्यू आ गई, जो भी वैल्यू आएगी उसको आप किसके इक्वल करोगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट इतना है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो पुट करोगे तो आपको मास मिल जाएगा इनिशियली। ऐसे फाइनली P2V2 इक्वल टू NRT2, फाइनल प्रेशर इतना है, फाइनल प्रेशर 1.01 × 10⁵ ये फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा,
फाइनल नंबर ऑफ मोल्स N2, R की वैल्यू वही है फिक्स, इनटू टेम्परेचर 290। तो यहाँ से आपको N2 की वैल्यू मिल जाएगी। N2 की वैल्यू जो आएगी उसको मास, फाइनल मास m डैश मानते हैं अपॉन वो तो यही रहेगा। तो यहाँ से ये N2 की वैल्यू है और ये तो पता है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो m डैश की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब इनिशियली इतना मास था, फाइनल इतना मास हो गया, तो भाई कितना मास बाहर निकल गया, इतना मास। बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना, आपके पास फाइनल कितना, फाइनल मास इसमें से बाहर कितना निकल गया वो आ जाएगा। क्योंकि इससे m डैश मतलब क्या है, जो फाइनली इसके अंदर मास बचा वो, और m क्या है, जो इनिशियल मास था। तो निकला कितना बाहर, m माइनस m डैश। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 10 टू दी पावर, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब, और एयर बबल का वॉल्यूम जो है वो 10, ये है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर मतलब 10 टू दी पावर -2, यही होता है ना बेटा। 1 सेंटीमीटर मतलब 10 टू दी पावर -2, मतलब वॉल्यूम जो दे रखा है वो दे रखा है 10 टू दी पावर -6 मीटर क्यूब। वॉल्यूम जो दे रखा है 10 टू दी पावर -6 मीटर क्यूब। बात करते हैं ये हो क्या रहा है। एक एयर बबल है जिसका वॉल्यूम इतना है, राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक। ओके, ये देखो, ये जो बबल था इस लेक के बॉटम में था, यहाँ पर था, और इसका वॉल्यूम इतना था इनिशियली, ठीक है। और जो अपनी लेक है उसकी डेप्थ जो है, उसकी जो डेप्थ है वो 40 मीटर है। मैंने कहा ठीक है भाई, एट ए टेम्परेचर ऑफ 12 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर जो बॉटम में टेम्परेचर है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आपको ये चाहिए किस में, केल्विन में। तो आप इसको ऐसे ऐड कर देना, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 285 केल्विन। तो बॉटम में टेम्परेचर कितना है, 285 केल्विन, ठीक है। टू वॉट वॉल्यूम डज इट ग्रो, अच्छा, व्हेन इट रीचेज द सरफेस। आपसे पूछा गया है कि जब ये बबल यहाँ से ऊपर चलता हुआ जब ये सरफेस पे पहुँच जाएगा दोस्तों, तब इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा यदि ये सरफेस पे जब पहुँचेगा। तो टू वॉट वॉल्यूम डज इट ग्रो, तो आपको इसका वॉल्यूम बताना है जब ये सरफेस पे पहुँच जाएगा तब, ठीक है। विच इज़ एट टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और सरफेस पे जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ फिर मुझे केल्विन में वैल्यू निकालनी है दोस्तों, तो ये हो जाएगी इतनी 308 केल्विन, ठीक है, समझ रहे हो ना बेटा। तो सरफेस पे टेम्परेचर इतना है, वॉल्यूम आपसे पूछा गया, और प्रेशर कितना होगा देखते। सर ये इस जगह पे प्रेशर कितना होगा बेटा, इस जगह पे जब ये सरफेस पे आ गया तो यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, यहाँ पर तो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है 1 atm, यहाँ फिर मैं इसको बोलूँ इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर तो प्रेशर इतना है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस जगह पर कितना प्रेशर होगा, इस जगह पे होगा प्रेशर पी डैश मान लेते हैं इसको, तो पी atm तो है ही, प्लस रो जी एच, रो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर इतनी, जी मतलब 10, जी यूनिवर्सल गैस, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जैसे 9.8 या फिर 10 ले लेते हैं, ठीक है। रो जी एच कितना है यहाँ पर 40, तो यहाँ से पी डैश की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसको ऐड कर देना 1.013 इंटू 10⁵ इंटू ये वैल्यू कितनी हो रही है 4 प्लस 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 4 इंटू 10⁵, 3 और 10 और 10 तो 5 हो गई, 10⁵ कॉमन ले लेना, ये वैल्यू रहेगी 5.013 इंटू 10⁵। तो फाइनल प्रेशर ये, मतलब यहाँ पर प्रेशर ये, यहाँ पर प्रेशर पता है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम पता है, यहाँ पर टेम्परेचर पता है, तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम बताना है फाइनली, ठीक है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम बताना है, कैसे बताओगे दोस्तों, कुछ इसमें दिक्कत तो नहीं है, आ रहा है बोल रहे बच्चे। इनिशियली जब ये यहाँ था तो पी वी इक्वस टू एन आर टी लगाओ भाई, पी वी इक्वस टू एन आर टी लगा दे दोस्त, ठीक है। तो पी मतलब पीरेचर, जो आपको पी डैश दे रखा है रख देना। वी मतलब वॉल्यूम, जहाँ पर वॉल्यूम कितना था 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। एन नंबर ऑफ मोल्स, क्या इसके नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, क्या इसमें से कोई गैस बाहर निकल रही है। यदि गैस बाहर नहीं निकल रही है, यदि गैस यहाँ से बाहर निकल नहीं रही है तो मास सेम रहेगा। मास सेम है और मॉलिक्यूलर वेट तो चेंज होता ही नहीं, मास भी सेम है मॉलिक्यूलर वेट सेम है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स तो जितने यहाँ पर हैं डेप्थ में उतने ही सरफेस पे भी रहेंगे। आर की वैल्यू, आर इज द गैस कांस्टेंट, जो वैल्यू फिक्स रहेगी वो भी चेंज नहीं होगी। टेम्परेचर यहाँ पर कितना है 285 केल्विन, ये हो गई यहाँ की बात। अब बात कर लेते हैं इस जगह की, तो इस जगह पे
प्रेशर जो है वो PATM, वॉल्यूम मुझे निकालना है, एन तो चेंज नहीं होगा, आर भी चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर 308। दोनों को कर देना बेटा डिवाइड, इसको और इसको डिवाइड कर देना बेटा। पी डैश की वैल्यू कितनी है 5.013 इंटू 10⁵ अपॉन ऊपर प्रेशर ये रहा, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली दोनों को डिवाइड किया मैंने बेटा, समझ रहा है ना, दोनों को डिवाइड किया, दोनों को डिवाइड किया। और ऊपर वॉल्यूम कितना था ये रहा, नीचे का वॉल्यूम मुझे निकालना है ये वाला, मतलब ऊपर वॉल्यूम निकालना है मतलब यहाँ पर, लेकिन डिवाइड कर रहा हूँ तो ये नीचे आ रहा है। NR से NR कट जाएगा, सिर्फ इधर रेशियो आएगा 285/308। बेटा तेरे पास इक्वेशन बन गई, अब तू वॉल्यूम नहीं निकाल पाएगा क्या, तो सरफेस पे वॉल्यूम इस तरह से निकल जाएगा। इस तरह से सरफेस का वॉल्यूम निकाल देना कि कितना वॉल्यूम हो जाएगा, मीटर क्यूब में आएगी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल। आपको टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल बताने हैं। देखो जब भी मॉलिक्यूल की बात कर रही है तो अपने पास देखो दो इक्वेशन है, पहले ही समझ लो आप इनको। एक तो अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं PV = nRT, जहाँ पर n इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको टेम्परेचर केल्विन में पुट करना होता है। नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही हो कहीं पर, तब अपन ये वाली इक्वेशन लगाते हैं। सेम इक्वेशन आपको लगा देनी है यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जब बात हो, तब ये वाली इक्वेशन लगा दोगे, PV = KT, वेयर K इज नॉट द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो फिर सर K क्या है, K है बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये तो मैंने जब आपको पढ़ाया था तब ये इक्वेशन दोनों अच्छी तरह से बताई थी। तो जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात हो तो आप ये इक्वेशन लगाया करो, PV = NKT, PV = NKT, where N is the number of molecule, KB is the Boltzmann constant. Value of Boltzmann constant is 1.38 into 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम। ठीक है, देखते हैं अभी। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल। आपको एयर मॉलिक्यूल बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल इन ए रूम ऑफ कैपेसिटी। एक रूम है जिसका वॉल्यूम है 25 मीटर क्यूब। आपके पास एक रूम है जिसका वॉल्यूम इतना है और रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 300 केल्विन है। एंड रूम का जो प्रेशर है 1 ATM है। 1 ATM का मतलब हो गया इतना पास्कल, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है, तो ये बताने हैं क्या, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल। दोस्तों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब पूछ ले तो आप ये वाली इक्वेशन लगा देना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब पूछ ले तो ये वाली इक्वेशन लगा देना। क्या तेरे पास प्रेशर है, हाँ ये रहा। क्या वॉल्यूम है, हाँ दे रखा है 25 मीटर क्यूब। क्या KB की वैल्यू तू जानता है, बिल्कुल जानता है बेटा। क्या टेम्परेचर तुझे दे रखा है 300 केल्विन। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं निकाल पाएगा क्या बेटा, तो बस यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल देना, क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ हीलियम एटम्स एट रूम टेम्परेचर, temperature on the surface of sun and temperature of 10 मिलियन केल्विन। तो एवरेज थर्मल एनर्जी कितनी होती है बेटा, एवरेज थर्मल एनर्जी आपको यदि बतानी है दोस्तों, तो एवरेज थर्मल एनर्जी कितनी होती है पहले तो ये बताओ। हीलियम इज ए मोनो एटोमिक गैस, और मोनो एटोमिक गैस के लिए जब भी आपने बात करी थी तो सिर्फ यहाँ पर क्या होता था, सिर्फ यहाँ पर ट्रांसलेशन कंसीडर करते थे अपन। मोनो एटोमिक में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन कंसीडर होते थे, यहाँ पर रोटेशन कंसीडर नहीं करते थे अपन। ठीक है, और हर एक ट्रांसलेशन से एसोसिएट एनर्जी कितनी होती थी, हाफ KB/T, हाफ KB/T प्लस हाफ KB/T। तो मोनो एटोमिक के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती थी, 3/2 KB/T, 3/2 KB/T। अब यहाँ पर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वैल्यू देख लेना, पहले में दे रखा है टेम्परेचर, KB की वैल्यू तो तू जानता है बेटा, KB की वैल्यू मत पूछ रहे, नहीं तो भैया बड़ी दिक्कत हो जाएगी तेरे लिए। KB की वैल्यू पता है, टेम्परेचर कितना है यहाँ पर केल्विन में पुट करना है, तो पहला आंसर तो ये हो गया, एवरेज पहली वाले की ये आ गई। दूसरा वाला टेम्परेचर कितना है 6000 केल्विन, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, वैल्यू सारी सेम है, बस टेम्परेचर की जगह
टेम्परेचर की जगह 6000 पुट कर देना, तो ये वैल्यू आ जाएगी, सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाले में टेम्परेचर की जगह तो ये 10 मिलियन केल्विन पुट करना है। मिलियन होता है 10⁻⁶, मिलियन होता है 10⁻⁶, तो टोटल टेम्परेचर कितना हो गया 10 मिलियन है ना, ये 10 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10⁻⁶, तो नेट तेरा टेम्परेचर हो गया 10⁻7 केल्विन। बस ये वैल्यू पुट कर देना। ऐसे करके तेरे पास तीनों के केस में एवरेज थर्मल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर यदि हीलियम की जगह डायटोमिक गैस देता ही, तब तुझे क्या करना होता 5/2 kB/T। अच्छी तरह समझा चुका हूँ ये तुझे मैं हर बार। यदि मोनो एटोमिक की जगह डायटोमिक गैस होती है तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ होती है, ½ mv(x², ½ mv(y², ½ mv(z², प्लस ½ I1ω1² प्लस ½ I2ω2²। दो ही रोटेशन कंसिडर करते हैं ना, हर एक से एसोसिएटेड एनर्जी कितनी होती है ½ kB/T। तो ये कितनी टर्म है 2 3 4 5, 5 टर्म है, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाता, वैल्यू आती है 5/2 kB/T। ठीक है, डायटोमिक। पॉलीएटॉमिक होती है तो 6/2 kB/T। इसके लिए तो लेक्चर देखना पड़ेगा, वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वेसल ऑफ इक्वल कैपेसिटी, ओके 3 वेसल हैं इक्वल कैपेसिटी की, हैव गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके 3 वेसल हैं इक्वल कैपेसिटी की। इक्वल कैपेसिटी मतलब तीनों के वॉल्यूम सेम है भाई, तीन के वॉल्यूम सेम है, यहाँ पर थोड़ी अलग अलग बन गई लेकिन याद रखना तीनों के वॉल्यूम सेम, कैपेसिटी सेम है ना। 3 वेसल ऑफ इक्वल कैपेसिटी हैव गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर सभी का टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सारी चीज़ सेम हो गई भाई, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सारी चीज़ें सेम हो गई। फर्स्ट वेसल कंटेन्ड नियोन गैस, ओके इसमें भरी हुई है नियोन गैस, ओके जो कि मोनो एटॉमिक है। सेकंड में भरी हुई है क्लोरीन गैस जो कि डाई एटॉमिक है, ओके। थर्ड में भरी हुई है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड जो कि एक पॉली एटॉमिक गैस है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, ओके ये एक पॉलीएटॉमिक गैस है। डू द वेसल कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स, क्या सारे के सारे कंटेनर में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, तो देख लेते हैं भाई। PV = NkB/T, यही होती है भाई इक्वेशन, PV = NkB/T। तीनों वेसल में प्रेशर सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है और Kb कांस्टेंट होता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम हो गए ना बेटा। यदि सभी वेसल में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है, सभी वेसल में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है और Kb तो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से N की वैल्यू तीनों में सेम आएगी, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तीनों कंटेनर में सेम है, बिल्कुल सही बात है, ओके। नेक्स्ट है, इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल द सेम इन 3 केसेस। अब आपसे ये पूछा गया है क्या तीनों केस में मॉलिक्यूल तो सेम हो गए, आपने बोल दिया कि मॉलिक्यूल सेम है तो मैंने मान भी लिया, तो अब ये बताओ क्या तीनों में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी सेम हो गई। देख लेते हैं भाई, RMS की जो वैल्यू होती है √3RTYM, ये होती है भाई। R एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T एक टेम्परेचर जो कि तीनों में सेम है, लेकिन क्या मॉलिक्यूलर वेट तीनों का सेम होगा, आप कहोगे नहीं होगा, नहीं होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखो R तो कोई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T तीनों में सेम है, तो ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m, m इज़ द मॉलिक्यूलर वेट। तो भाई तीनों के मॉलिक्यूलर वेट तो अलग है ना, नियोन का अलग है, क्लोरीन का अलग है, इसका अलग है, मतलब VRMS तीनों में सेम नहीं होगा। अच्छा तो ये बताओ कि सबसे ज़्यादा किस में होगा, सबसे कम किस में होगा, तो VRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, √m के, √m के, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होगा उसमें VRMS की वैल्यू सबसे कम होगी। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका लग रहा है, UF6 का, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड का, मतलब इसमें VRMS की वैल्यू सबसे कम होगी, और सबसे ज़्यादा VRMS की वैल्यू होगी नियोन वाले केस में, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट इन तीनों में सबसे कम है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट जिसका कम होगा उसमें VRMS ज़्यादा, मतलब नियोन के केस में VRMS की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है इन तीनों में कंपेयर करोगे तो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, at what temperature is the root mean square of an atom in an organ gas cylinder equal to the RMS speed of helium gas at -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले ये बताओ RMS
VRMS की वैल्यू कैसे निकलती है? निकलती है बेटा √3RTYM से। ये पूछ रहा एट वॉट टेम्परेचर, ओके, किस टेम्परेचर पर रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ आर्गन गैस सिलेंडर। तो आर्गन गैस सिलेंडर बोल दिया, तो यहाँ पर आर्गन में, यदि आर्गन में आप देखो तो RMS की वैल्यू क्या हो जाएगी √3R, कितने टेम्परेचर पे, वो ही तो पूछा है इसने, कितने टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर T मान लेते हैं। और यहाँ पर वैल्यू कितनी है मोलिकुलर वेट की इतनी। ये बोल रहा है कि ये RMS की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, हीलियम गैस की RMS वैल्यू की किस टेम्परेचर पे, -20 डिग्री सेंटीग्रेड। -20 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब समझता है ना बेटा तू, 273 में से तुझे 20 घटाना पड़ जाएगा 253। तो ये 3R, ये यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 253 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट, ये 4 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना बेटा, तो यहाँ से 3R से 3R कट हो जाएंगे, स्क्वायर करेगा तो ये रूट हट जाएंगे ना दोनों साइड से, ये गया इससे ये कट गया, तो टेम्परेचर आ जाएगा 253 इंटू 40 मान लेते हैं इसको अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इसको 40 मान लेगा, तो वैल्यू आ जाएगी 2530 केल्विन। तो इतने केल्विन टेम्परेचर पर आर्गन गैस की RMS वैल्यू हीलियम गैस के इक्वल हो जाएगी। हीलियम गैस की किस टेम्परेचर पर, -20 डिग्री सेंटीग्रेड। -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीलियम की RMS की जो वैल्यू है वो आर्गन के RMS वैल्यू की इक्वल हो जाएगी जब आर्गन का टेम्परेचर कितना होगा, इतना 2530 केल्विन। ओके जी, नेक्स्ट है एस्टिमेट द, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए तो मैंने स्पेशली एक छोटा सा वीडियो बना के डाला है क्लैरिटी लाने के लिए चीज़ों। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। आखिरी क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एस्टिमेट द मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। पहले बताओ मीन फ्री पाथ कैसे निकालें दोस्तों। इस ज़माने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही। बताओ बेटा, वो तो मैंने मजाक में गाना गा दिया बेटा, दिल पे मत ले लेना भाई। मीन फ्री पाथ तुझे निकालना पड़ेगा आज, और उसका तुझे फॉर्मूला भी बताना पड़ेगा। और तू किसको बताएगा वो फॉर्मूला, चुपके से धीरे से प्यारा से मुझे बता दे। अरे बेटा तू क्या बोले, मुझको फॉर्मूला बता दे। तो भाई मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला अपन ने देखा था, पहले तो टाइम, दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है वो अपन कैसे निकालते थे, एन पाई इंटू, यहाँ पर लेते थे रिलेटिव स्पीड इंटू पाई इंटू रिलेटिव स्पीड इंटू डी का स्क्वायर, यही था भाई। और यहाँ पर जो मीन फ्री पाथ की जो वैल्यू आती थी वो कैसे आती थी, यहाँ पर RMS, ये मैंने अलग से वीडियो बना के समझाया बेटा पूरा, एन पाई VR इंटू डी स्क्वायर, और V रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है √2 RMS। तो यहाँ से फाइनली जो मीन फ्री पाथ की वैल्यू आती है, ये मीन फ्री पाथ है, ये L मीन फ्री पाथ, यहाँ पे इसकी जगह रखूँगा √2 RMS, तो ये RMS से RMS कट जाएगा, नीचे जब वैल्यू बचती है मीन फ्री पाथ की √2 N पाई डी स्क्वायर, ठीक है। N इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वो भी निकाल लेंगे। अब पहले ये समझो निकाल लेंगे। क्या आपको डायमीटर पता है, यहाँ पर D इज़ द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, क्या इसने डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है, देख लेते हैं। टेक द रेडियस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रफली 1 एंगस्ट्रम, रेडियस दे रखी है तो आप डायमीटर निकाल ही सकते हो। रेडियस 1 है तो डायमीटर 2 हो जाएगा, 2 एंगस्ट्रम मतलब 2 × 10⁻⁻10 मीटर। तो डी की वैल्यू मेरे पास है, यदि मुझे एन की वैल्यू मिल जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाए मुझे, तो मैं मीन फ्री पाथ तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। तो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो PV इक्वल्स टू, अभी मैंने तो ये बताया N KB इंटू टी होता है। ये देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, यदि इसमें मैं वॉल्यूम का डिवाइड कर दूं दोस्तों, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएंगे मुझे। ये N की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से N KB इंटू टी, समझ रहा है ना बेटा। मैंने इसको इधर लेके आ गया, मैं V को इधर लेके आ गया, तो ये क्या है, N/V होता क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको स्मॉल n लिख सकता हूँ ना, KB इंटू टी। तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएंगे, P/KB इंटू टी।
P अपॉन के बी इंटू टी, वेयर P इज द प्रेशर। क्या इसमें प्रेशर दे रखा है नाइट्रोजन का दोस्तों? 2 atm। 2 atm, atm का मतलब होता है ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, केवी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन इनटू टेम्परेचर कितना है भाई नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन का दोस्तों टेम्परेचर है 170 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको तुझे रखना पड़ेगा केल्विन में दोस्तों, ठीक है, 443। तो यहाँ से तेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम आ गई बेटा। यहाँ से तेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर मतलब एन की वैल्यू आ गई बेटा तेरे पास, डायमीटर की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ से तू मीन फ्री पाथ इजीली निकाल सकता है। यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तेरे पास आ गए तो मीन फ्री पाथ इजीली निकाल सकता है, जिसकी वैल्यू ये होती है, जिसकी वैल्यू ये आ गई तेरे पास। ठीक है बेटा, आ रहे हैं बोलने बेटे, यहाँ से आ गई ना वैल्यू, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है तेरे पास। ठीक है, ठीक है बेटा। अब निकालेंगे अपन एक कोलिजन कितना टाइम लगता है कोलिजन में। यदि तो टाइम निकालना है तो टाइम जो होता है यहाँ पर मुझे कौन सा टाइम निकालना है? टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स। दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम जो निकालेगा बेटा, जो टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यही होता है, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो टाइम निकालेगा तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अच्छा एक चीज़ मुझे बता बेटा, जब टाइम तू निकालेगा तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से निकाल देगा, ये तो तुझे पता है। अब ये बता, जब तुझे दो कंजिक्यूटिव कोलिजन के बीच का टाइम निकालना हो, दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच का टाइम निकालना हो, तो डिस्टेंस कौन सी लेनी है तुझे? तो यहाँ पर तुझे डिस्टेंस लेनी है मीन फ्री पाथ वाली। मीन फ्री पाथ वाली मतलब यहाँ से जो एल की वैल्यू निकालेगा ना, वो वैल्यू पुट करनी है अपॉन वेलोसिटी मतलब VRMS। वेलोसिटी मतलब VRMS। ये यहाँ से तेरे पास टाइम आ जाएगा। बाकी यदि वहाँ से नहीं निकालना चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकता है टाइम टू। ठीक है, टाइम तो तू यहाँ से भी निकाल लेगा, लेकिन यहाँ से तेरे लिए आराम से इजीली टाइम निकल जाएगा। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कौन सा टाइम है ये? दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच का टाइम है, एक्चुअल कोलिजन होने का टाइम नहीं है। देखो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया सेपरेटली, छोटा सा 11-12 मिनट का है, उसको आप ज़रूर देखना। आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि आखिरकार मैं बार बार ये चीज़ें क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ, कि दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच का टाइम और एक्चुअल कोलिजन टाइम ये डिफरेंट होते हैं कि हाँ बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस मतलब यहाँ पर मीन फ्री पाथ लेना है अपने को। मीन फ्री पाथ, जब ये कौन सा टाइम निकाल रहा हूँ? टाइम बिटवीन दो कंजिक्यूटिव कोलिजन का बीच का टाइम यदि मुझे निकालना है तो मुझे डिस्टेंस कौन सी लेनी पड़ती है? मीन फ्री पाथ वाली। और यहाँ पर वेलोसिटी RMS वेलोसिटी, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यदि वो आप ये चीज़ें आपको पता है तो आप ये चीज़ें निकाल पाओ। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रही है ना बेटा? हाँ ओके, कंपेयर द, अच्छा ये ऐसे टाइम निकाल दोगे। अब आप मुझे बताओ, यदि तुझे एक्चुअल कोलिजन टाइम निकालना हो, अब मैं टाइम निकाल रहा हूँ एक्चुअल कोलिजन टाइम का फॉर्मूला तो वही रहेगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। लेकिन एक्चुअल कोलिजन टाइम में जो डिस्टेंस लेते हैं, इसको मैंने, देखो बेटा बार बार मैं बोल रहा हूँ, छोटा सा वीडियो देख लेना। एक्चुअल कोलिजन मतलब यहाँ पर जब दोनों आपस में टकरा ही रहे हैं, जब उनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होती है? डायमीटर के इक्वल। तो यहाँ पर एक्चुअल कोलिजन टाइम जो आता है वो आता है डायमीटर अपॉन VRMS। डायमीटर अपॉन VRMS। तो डी यहाँ पर डायमीटर है, ये एक्चुअल कोलिजन टाइम आएगा। जब कोलिजन हो रहा होता है तो उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहाँ पर ये देखो, ये वाली डिस्टेंस रेडियस के इक्वल मतलब d/2, इसके लिए भी डिस्टेंस d/2। जब दोनों को ऐड करेंगे तो d/2 प्लस d/2 मतलब d। एक्चुअल कोलिजन टाइम होता है d अपॉन VRMS। ठीक है बेटा, बोले बेटे प्यारे बेटे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालते हैं भाई? कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी क्या होती है? 1/t। यहाँ से यदि आप टाइम निकाल सकते हो तो 1/t। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम का उल्टा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी पूछिए मतलब नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम। कोलिजन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितनी कोलिजन हो रहे हैं, तो यहाँ से टाइम निकाल के उसको रिवर्स कर देना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ओके 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 ओके। अच्छा अब आप ये पूछोगे, अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर इसमें RMS वैल्यू नहीं दे रखी,
वैल्यू कैलकुलेट कैसे करूँगा मैं, कैसे कैलकुलेट करूँगा बेटा? तो बेटा ये तो ये कैलकुलेट नहीं है, तो ये कंपेयर करने की पूछ रहा है यहाँ पे। तो जो कंपेयर करना मतलब दोनों का रेशियो ले लेना। अब मैं फिर वापस उसी वीडियो का रेफरेंस दूंगा। मैंने तुझे बताया था कि जो कोलिजन टाइम होता है ना, जो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन होता है, वो कम से कम 400 से 500 गुना ज़्यादा होता है एक्चुअल कोलिजन टाइम के। यदि मैं इसको टाइम डैश नाम दे दूँ तो ये टाइम डैश जो होता है इस टाइम का 400-500 गुना ज़्यादा होता है। मतलब एक्चुअल कोलिजन होने में तो देखो कितना टाइम लग रहा है, ये पास में आए बस टकराए, इसी को कोलिजन बोल रहे हैं एक्चुअल कोलिजन। तो इसमें तो देखो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, सिर्फ डायमीटर के इक्वल छोटी सी डिस्टेंस कवर करनी है यहाँ पे। तो डिस्टेंस कवर भी क्या करनी है, वो कोलाइड हो रहे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस इतनी है। तो यहाँ से अपन टाइम निकालते हैं, बहुत कम आता है, जबकि यहाँ मीन फ्री पाथ में जो टाइम आएगा वो 400-500 गुना ज़्यादा होता है एक्चुअल कोलिजन टाइम के। समझ में आ गया? इन दोनों का रेशियो ले लेना, तो वैल्यू लगभग 500 के इक्वल आएगी तेरे पास। वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली तेरे पास 500 की इक्वल आएगी बेटा। ये वाला क्वेश्चन पे मैं इतनी देर इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं भाई। बहुत सारे क्या क्लियर होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं भाई। ठीक है, समझ गया ना बेटा? बेटा समझ गया ना? ओ बच्चे समझ गया ना? अच्छा, वी आर एम एस यहाँ से यदि तुझे निकालना हो बेटा, यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हो बेटा। रिलेटिव वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2 वी आर एम एस तुझे निकालनी है। यदि वी आर एम एस, देखो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसने कंपेयर करने के लिए पूछा, तो जब आप रेशो लोगे तो ये वी आर एम एस कट जाएगा, और जो रेशो आएगा सिर्फ डिस्टेंस का रेशो आएगा। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कौन सी डिस्टेंस है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो मीन फ्री पाथ वाली डिस्टेंस है, यहाँ पर डायमीटर है। तो सिर्फ इनका रेशो लोगे तो वी आर एम एस कट जाएगा। लेकिन यदि तुझे ये टाइम ही निकालना हो भाई, ये टाइम निकालना हो कोलिजन का, तो वी आर एम एस की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ तुझे ये टाइम निकालना होगी, दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में टाइम कितना लगा। तो डिस्टेंस अपॉन वी आर एम एस, डिस्टेंस मतलब दो कोलिजन के बीच की डिस्टेंस, मतलब मीन फ्री पाथ और वी आर एम एस। तो बताओ वी आर एम एस कैसे निकालेगा? ईजी है ना यार, ईजी है ना यार। वी आर एम एस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 3RT/m। ये ऐसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट 3, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, टी मतलब टेम्परेचर दे रखा है तो ये ऑलरेडी देख इसमें 170 डिग्री सेंटीग्रेड, जो मैंने कैलकुलेट कर दिया था तेरे पास केल्विन में। 170 को तुझे ऐड करना पड़ेगा 273 में, तो केल्विन में वैल्यू आ जाएगी 443। तो यहाँ से टेम्परेचर ही पता है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वॉट, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर किसके लिए बात हो रही है, नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन के लिए मॉलिक्यूलर वेट 28, लेकिन ये 28 क्या होता है, ग्राम में। ग्राम में नहीं पुट करना, तो ये केजी में वैल्यू पुट करनी है, तभी ये वी आर एम एस की वैल्यू मीटर पर सेकंड में आएगी। तो यहाँ से जब तू कैलकुलेट करेगा ना तो वी आर एम एस आ जाएगा तेरे पास, वी आर एम एस इन मीटर पर सेकंड। तो तुझे इनमें से कोई सा भी टाइम कैलकुलेट करना हो, एक तो ये कौन सा टाइम है, टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वी आर एम एस। यहाँ पे ये डिस्टेंस है मीन फ्री पाथ और वी आर एम एस, तो वी आर एम एस ये है टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन। और ये है टाइम टेकन इन एक्चुअल कोलिजन। एक्चुअल कोलिजन में कितना टाइम लगा, तो ये डायमीटर डिवाइडेड बाई वी आर एम एस। डायमीटर मॉलिक्यूल का पता है तुझे, वी आर एम एस की वैल्यू पुट कर देना, तो ये एक्चुअल टाइम आ जाएगा। ये आ जाएगा तेरे पास टाइम बिटवीन टू कंजुगेटिव कोलिजन, और यहाँ से आ जाएगी मीन फ्री लेंथ, मीन फ्री पाथ की वैल्यू, एल की वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तेरे क्लियर होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मज़ेदार लाजवाब क्वेश्चन मुझे ये लगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी